अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्री जोगेंद्र सिंह सैनी जी से स्टेज पे आने के लिए, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे जो बीच में मौजूद है चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए श्री SM रस्तोगी जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ही इज़ एन एक्स चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। सर का हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से एसोसिएशन है और ये हमारा तीसरा इवेंट है सेम ऑडिटोरियम में, और सर अपनी व्यवस्था के बावजूद भी समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं हमें इनकरेज करने के लिए। श्री जोगेंद्र सिंह सैनी जी उनको चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर देते हुए। सर अभी आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी आपसे स्टेज ना जाएं। हम चाहेंगे कि आप, यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, काफ़ी लोग आए हैं फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बहुमूल्य वचनों से हम सबको अवतरित करें। श्री रस्तोगी जी। मैं सुधीर मोहन रस्तोगी इस हॉल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को, डिवाइन सोल्स को नमन करता हूं, और मैं आपका आभारी हूं कि मुझे कुछ बात कहने का आप लोगों ने अवसर दिया है। मैं जब दिव्य आत्माएं कह रहा हूं तो ये मुझे वैज्ञानिक रूप से पता है कि आप सब लोग दिव्य हैं, और ये बात प्रूव की जा सकती है विज्ञान से, लेकिन समय नहीं है। मैं कुछ चीज़ों पे अपने विचार जो मैंने मनन किया है वो हो सकता गलत हों, तो चूंकि आज्ञा मिली है तो इसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें शिक्षा दी जाती है, और मुझे लगता है कि ये पृथ्वी भी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आत्माओं की ट्रेनिंग होती है। हमारा जो जन्म है इसमें सिस्टम है, जैसे मदर के पेट से हमारे यहाँ एडमिशन होता है, और जब हमारे यहाँ टीसी कटता है तो जितना हमें ट्रेनिंग मटेरियल है, साथी हैं, मदर फादर, दोस्त, मकान दुकान एटसेट्रा, सब यही रह जाती हैं, और एक सर्टिफिकेट हमारे पास साथ जाता है, वो जो हमारे अर्निंग का सर्टिफिकेट होता है। बहुत से लोग नहीं मानेंगे इसको, मत मानिए, क्योंकि अपने अपने विचार है, लेकिन ये मेरा विचार न्यूटन के लॉ पे आधारित है। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि मान लो मैं किसी का बुरा सोचता हूं तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सत्य ये है कि ये जो पूरा सारा संसार है ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्रिएशन है, थॉट का क्रिएशन है। जब मैं खराब विचार करता हूं तो एज ए रिएक्शन वो खराब विचार मेरे माइंड में आता है, उसका वो एज ए रिएक्शन वो लौट के वापस मेरे पास आता है। और जब मैं अच्छे थॉट क्रिएट करता हूं तो अच्छे थॉट आते हैं। मैं
अहंकार के लिए बात नहीं करता, मैं केवल इंफॉर्मेशन के लिए बात करता हूँ। ईश्वर ने कृपा करी, मुझे अपने पिता की दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने पिता की मेरे पे बहुत कृपा रही। उस समय मैं उनसे बहुत लड़ता भी था, और आप जब वो चले गए तो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता हूँ, बाबूजी आप सही थे और मैं मूर्ख था। मैंने अपने जीवन के उन क्षणों को, जब मैं बीज बो रहा था सुख के, जब आपकी छत्र छाया थी, अपनी नादानी से खोया और आपको बहुत कष्ट दिए। उन्होंने मुझे एमएससी फिजिक्स कराई, कुछ किताबें आई जैसे दी सीक्रेट है और लॉज ऑफ वर्ल्ड हैं वगैरह वगैरह, बड़े इंटरनेशनल राइटर्स की हैं। उन किताबों को समझना मेरे लिए भी मुश्किल होता था। तो एक आम आदमी कैसे समझ सकता है, ये एमएससी फिजिक्स में करने के बाद ये बात नहीं समझ में आई। वास्तव में एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक मिस्टर पॉलिंग थे, 1942 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ये खोज की कि इस संसार में हर एक इलेक्ट्रॉन का एक नंबर है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक नंबर से जाना जाता है। और मैं दूसरी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो और आपके यहां 1000 व्यक्ति हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं। तो अगर आप नॉर्मली स्वभावतः, बहुत से लोग निकम्मे होते हैं, काम नहीं करना चाहता, कौन अपने शरीर को कष्ट देना चाहता है। तो अगर आप एक सभा कर रहे हैं और 1000 लोग मौजूद हैं, तो आप उनमें से कही भाई एक पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, तो सब लोग सोचेंगे अरे भाई दूसरा ले आएगा, तीसरा ले आएगा, चौथा ले आएगा, और हो सकता पानी ना आए, पानी आने में देर हो जाए। लेकिन अब अगर आप स्पेसिफिक बोलेंगे कि 175वां नंबर पानी लेके आएगा, तो वो फट से दौड़ेगा और वो काम को पूरा करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह से प्रकृति में भी, चूंकि प्रकृति अपना काम सभी इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के माध्यम से कराती है, तो इसने हर एक को एक नंबर दिया हुआ है। वो नंबर चींटी की भी केयर करते हैं। अगर मान लो उसकी ड्यूटी चींटी के लिए बनाएगी, उसकी ड्यूटी किसी और चीज के लिए बनाएगी, तो वो उसके लिए भी केयर करेगा। तो इस तरीके से प्रकृति का कार्य चलता है। अब जब मैं खराब विचार, ये नंबर फिक्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर फिक्स है, तो क्या होता है कि जब मान लो मैं अपना खराब एक विचार प्रकट करता हूं अपने माइंड में, तो विचार जो है इलेक्ट्रिक करंट है। मैं किसी एक बुरे इलेक्ट्रॉन का नंबर, मान लो अच्छा विचार प्रकट करता हूं, तो बुरे इलेक्ट्रॉन का नंबर अच्छे इलेक्ट्रॉन में बदल देता हूं। तो मान लो मैंने 110 नंबर का खराब इलेक्ट्रॉन था, उसको परिवर्तन करा और 115 नंबर हो गया जो अच्छा इलेक्ट्रॉन था। तो 115 116 का नंबर लेगा, 116 117 का नंबर लेगा, 117 118 का नंबर लेगा, और इस तरह से एक पूरी एक करंट ब्रह्मांड में घूमती है और इससे एडजस्ट होता है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ईश्वर की कृपा से क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह और ये सब स्टडी करी, तो मुझे ये बातें समझ में आई। तो भाई मैं क्यों खराब विचार प्रकट करूं? कई बार ये हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, मिस्टर एक्स ने बुरा कर दिया, मेरे साथ बुरा किया, उसने बहुत घटिया बात करी, मैं उसको दंड भी दे सकता हूं, समर्थ हूं। अब वो इस तरीके से है कि जैसे मान लो ये प्रकृति है, ये तो सिस्टम पूरा एग्जैक्ट है, इसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है। और ये पक्षपात नहीं है, इसका मैं उदाहरण ये भी आपको देता हूं, आप इस पर चिंतन करिए। इस समय दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, और अगर मान लो आप में से किसी को कहा जाए कि भैया इन 700 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट करना है, तो आप ये नहीं चूज करेंगे कि यार ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसको राजा बना देता हूँ, ये खराब लग रहा है इसको मैं नौकर बनाता हूँ, इसको ये क्या करता हूँ, इसको मैं दबा दूंगा, इसको मैं उठने नहीं दूंगा। यू आर जस्ट ए मैनेजर। तो आप क्या करेंगे, चूंकि आपकी पावर इमेंस है, तो आप एक बहुत बड़ा कंप्यूटर चला देंगे, इनफाइनाइट कंप्यूटर जिसकी अनंत क्षमताएं हैं। जो हमारे ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स हैं, इसमें लिमिटेशन है, एक टाइम में एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। जिस प्रकृति के जिस कंप्यूटर में हम लोग मैनेज हो रहे हैं, इसमें अनंत आउटपुट होती हैं, अनंत लोग विचार, एक्शंस एक्सेट्रा, हर चीज रजिस्टर हो रही है और इसमें अनंत आउटपुट है। तो आप क्या करेंगे उस समय कि कंप्यूटर में पैरामीटर भर देंगे, भाई जो ये करेगा ऊपर जाएगा, जो ये करेगा ठीक रहेगा, जो करेगा दंड मिलेगा, और कंप्यूटर चला के भगवान विष्णु की तरह शेषनाग की शयनशैया पे आनंद करेंगे। भाई
जब कोई इमरजेंसी आए तो मुझे याद करना, नहीं तो कंप्यूटर में सब चल रहा है, उनकी पोस्टिंग वोस्टिंग, प्लेसमेंट, सुख दुख, लक्ष्मी वगैरह उसके हिसाब से चलती रहेगी। तो ये कंप्यूटर जो है प्रैक्टिकली न्यूट्रल है, इसके लिए ना किसी के लिए प्रेफरेंस है ना किसी से घृणा है। मेरे साथ बुरा होता है तो मैं अपनी बेवकूफ़ी में कह देता हूँ भगवान तू क्या कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों बुरा कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो मैंने इसमें फीडबैक की पिछले वाले जन्मों में, जरा यार इसको ऑफ करना, इसको ऑफ करना, जो पिछले वाले जन्मों में मेरी कंप्यूटर की फीडबैक है वो ऑन ऑफ हो रही है, वो प्रॉब्लम कर रही है। अब आप बोलोगे मैं तो नहीं मानता, ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगेन मैं आपको एक कंप्यूटर का एग्जांपल देता हूं जिसमें आप जब कोई कर्म की कोई की दबाते हो ABCD वगैरह कुछ, तो कुछ मिली सेकेंड, कुछ नैनो सेकेंड के बाद उसका रिजल्ट आता है। अब आप इतनी बड़ी सृष्टि में कंप्यूटर की दबा रहे हो, मान लो किसी का मर्डर कर दिया, किसी को चीट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो ये कंप्यूटर इतना बड़ा है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं, हमारी पृथ्वी मिल्की वे का भाग है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें चांद सितारे अरबों खरबों भरे पड़े हैं, और इसका इतना बड़ा साइज है कि इसकी जो कोर है, और कोर के बाद एक्सपेंशन है इधर उधर बाहर, जैसे कोई सिटी होती है तो उसके बाहर उपनगर छोटे छोटे बने होते हैं। तो कोर में अगर लाइट एक साइड से दूसरी तरफ जाए तो उसको 16,000 साल लगते हैं, जबकि लाइट 3,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। और अगर एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन तक जाए तो उसमें 2 लाख साल लगते हैं। और इस तरह की, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इस तरह की 10,000 करोड़ गैलेक्सी हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है वास्तव में अनंत है। तो इसमें अगर मान लो 200 साल पहले मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या 500 1000 साल पहले किसी का मैंने तीर कमान से मर्डर कर दिया, और फिर मैं कुछ अच्छे कर्म करता रहा या जो कुछ करता रहा, अब 1000 साल बाद आके मेरा गोली से मर्डर हो गया, तो कंप्यूटर की गलती नहीं है, वो मेरे अपने कर्म थे जो मैंने फीड किए थे। एक बात, कुछ दिक्कतें इसमें ट्रेनिंग की वजह से आती हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है। ट्रेनिंग का एग्जाम्पल मान लो, जैसे कोई आपके फादर हैं, करोड़पति अरबपति हैं, 20-25 मर्सिडीज खड़ी हुई हैं, धूप हो रही है, तेज वर्षा हो रही है, लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, बारिश में तो तू छतरी लेके पैदल जाएगा, धूप में तो तू पैदल जाएगा, 20 किलोमीटर जाना कोई बात नहीं। आप पिताजी को गाली देते हो, बेवकूफ़ है, कमीना है, देखो अपने आप तो मर्सिडीज में चलता है और मुझे धूप में भेज रहा है। आप उसका पर्पस समझिए, वो आपको ऐसा लोहा लाट बनाना चाहते हैं कि कहीं अगर आप जंगल में फंस गए और शेर के सामने पड़ गए तो शेर घबरा के भागेगा कि यार कहाँ फंस गया, किस आदमी से तो टुकड़े कर देगा, इतना स्ट्रांग है। कहीं अगर आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई तो वो आप उसको अपनी बुद्धि से, अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से सॉल्व कर सकेंगे। और अगर मान लीजिए उस पिता ने ये गलती करी कि भाई एक एयर कंडीशन कमरे में आपको रख दिया, जब से आप पैदा हुए खाना आपको समय पे मिलता है, जो कुछ भी सब चीज़ें मिलती हैं आपको, और आपको कुछ करना ही नहीं आता, सब चीज़ टाइम पे मिल जाती है, तो जहाँ पिता ने आग बंद करी, लोगों ने आपका सामान लूट लेना है, आप सड़क पे आ जाओगे, आप हेल्पलेस महसूस करोगे कि भाई क्या करें, जीवन में कुछ नहीं है। तो उसमें उस पिता की विजडम है कि वो बजाय आपको एक बड़ा जहाज देने के, कैसे जहाज पाना है, कैसे तैरना है, वो सब चीज़ें आपको सिखाता है। और यहीं पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है सोसाइटी में। जब बच्चा छोटा होता है, गोद में माँ की होता है, आग की तरफ लपकता है, माँ रोक लेती है उसको, बच्चे में विचार नहीं होते, सामर्थ्य नहीं होती, तो वो रुक जाता है, सांप की तरफ पकड़ने को भागता है, माँ रोक लेती है तो रुक जाता है, माँ को उसे समझाना नहीं पड़ता, उतने में काम हो जाता है। लेकिन बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी बुद्धि जागृत होती है, वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं, पिताजी जो हैं वो अकारण ही मेरे को तंग कर रहे हैं, और वहां से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये इनवेरिबली हर घर घर की कहानी है कि पिताजी ये नहीं करने देते, पिताजी वो करने नहीं देते। और इसका ये भी है, एंड में जब पिताजी चले जाते हैं तो उनकी फूल माला लगा के हम उनके उस पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब बहुत लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो फिर पिताजी मैंने बहुत गलती करी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, वगैरह वगैरह, और आई बिकम ए केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी।
मान लीजिए पिताजी ने नई कमीज नहीं सिलवाई, क्योंकि बेचारे बेचारे खुद कच्चे बनियान में रह के, ईमानदार आदमी है, स्ट्रगल है लाइफ। किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए जीवन, हम लोग पहले जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि जीवन का पर्पज जो है हैप्पीनेस है, लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आप किसी लेवल पे रहिए, अगर आप ईमानदार हैं और आप वैल्यू करते हैं और आप इस जो संसार की पाठशाला है इसमें ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइफ स्ट्रगल है, आपके लिए दो चॉइस नहीं है। आपको सत्य बोलना है तो सत्य बोलने का मौका है तो सत्य बोलना ही पड़ेगा, चाहे आपका नुकसान हो रहा हो। लेकिन मैं इस बात के साथ ये भी कह रहा हूं कि हमेशा सत्य मत बोलिए, कभी कभी आपको झूठ बोलना सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं ये, चूंकि आपके मन में जिज्ञासा होगी तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देके आपकी जिज्ञासा को खत्म करता हूं। कि क्यों झूठ बोलना आवश्यक है। मान लीजिए आप एक इस शहर के बहुत बड़े व्यवसायी हो और सब जगह आपकी तूती बोलती है, और एक जी नाम का गुंडा है, उसकी भी तूती बोलती है, वो किसी को मर्डर कर देता, कुछ कर देता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो आपको नमस्कार करता है और आप उसको हेलो हेलो कर लेते हैं जब सड़क पे, इतना ही रिश्ता है। एक दिन आपके 10 फ्लोर की बिल्डिंग में, जिसमें आपका एयर कंडीशन कमरा है और बहुत बड़ा कमरा है, और आप बहुत बड़ी टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल है आपके सामने और कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, एक अचानक आपका डोर क्लोजर खोल के एक 9 या 10 साल का बच्चा आपके कमरे में घुस आता है, और हरी कमीज और लाल नेकर पहने, और ऐसे आके मेज के किनारे जो आपका स्थान है बैठने का, उसके बगल में जगह है, वहां आके छुप जाता है। आप एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और बहुत धीरे से सोच समझ के हर चीज को रिएक्ट करते हैं, और जो हमको शब्दों की बंदूक मिली है ना, जिससे हम हर एक व्यक्ति को काटते पीटते रहते हैं, इसको आप बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति को आप पहले सोचते हैं उन वचनों को कि इसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इन वचनों से आप किसी को भी मृत्यु से ज्यादा कष्ट दे सकते हैं। तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, इसको बच्चा है 5-10 मिनट मैं अपना काम पूरा पढ़ लूँ, जो मेज में जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं इससे बात करूंगा। 5 मिनट बाद आपका दरवाजा खुलता है, डोर क्लोजर खोल के मिस्टर जी जो गुंडा है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। नमस्ते सर, नमस्ते। आपको अनईजी होता है, नेस होती है कि भाई यार ये कैसे आ गया कमरे में, इसका तो आना अलाउड नहीं है, और 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये चढ़ के आ गया। क्योंकि उस गुंडे को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी आपके जो एम्प्लॉय में, जबकि नॉर्मली ये है कि आपके कमरे में कोई घुस नहीं सकता। आप उसको मना नहीं कर सकते, कह नहीं सकते भाई क्यों आया तू, तेरे को तो आना नहीं चाहिए था, तू डिस्टर्ब कर रहा है। आप पोलाइटली उसको लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे जी भाई कैसे आना हुआ यार, क्यों तकलीफ की, आने की जरूरत नहीं थी ऐसे। नहीं साहब बस ऐसे ही मन हुआ, इधर से गुजर रहा था और आपको सलाम करने का मन हुआ इसलिए मिलने चला आया। टाइम खत्म हो रहा है क्या? तो फिर वो पूछता है आपसे कि सर आपने एक हरी कमीज और लाल नेकर का बच्चा तो नहीं देखा आपके कमरे में, वो आपके कमरे में तो नहीं आया? क्या आप सत्य बोल सकते हैं कि भैया ये देखा है बच्चा यहाँ पे है और इसको ले जाओ पकड़ के और इसके माँ बाप से एक्सटॉर्शन करके वसूल करो पैसा और ये मर जाएगा फेंक दो? नहीं बोल सकते सत्य। इसीलिए मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, सदा सत्य बोलो, माता पिता का आदर करो, गुरु की आज्ञा मानो, ये जो है डायरेक्शंस हैं, ये परम सत्य नहीं है। आपको अपने जीवन में एक चॉइस करनी है। जैसे मान लो एक पटरियों पर रेलगाड़ी चली जा रही है, तो आपको उसमें इंजन होना है कि डब्बे होना है? डब्बे होना है तो डब्बे हैं, तो इंजन जहां ले जाएगा, इंजन गड्ढे में गिरेगा तो गड्ढे में गिरोगे। और अगर अपनी सोच समझ को, अपने को संयम करके, अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों के मालिक बनके, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र नहीं होना चाहता, मालिक बनके काम करते हो तो यू विल गो ऑन राइट डायरेक्शन। मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोर करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये सब पूरी लाइफ के कन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं, इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता हम लोगों को। लोगों की ओपिनियन मिलती हैं और ओपिनियन जो है दे आर ऑलवेज जनरली अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। जैसे मैंने अभी कहा ना, सदा सत्य बोलो, भैया मेरे को तो पिताजी ने बोला है सदा सत्य बोलो, और इसको ओपिनियन जाओ गुंडे साहब ये बच्चा ले जाओ। तो ये जो है, जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग में, बच्चों में पेशेंस नहीं होता, बड़ों में समझाने का टाइम नहीं है।
बड़ों ने खुद अपने पिता से नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी में पले जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी। जो पिताजी ने कह दिया वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, न छोटा भाई क्वेश्चन करता था, न चाचा क्वेश्चन करते थे। ताऊ जी ने जो कह दिया वो बात सही है, तो हमको वो बहुत सारे कारण लुप्त हो गए। लेकिन अब समय बदल गया है। पहले समय था जिसके पास लाठी होती थी, जमींदार साहब होते थे, उसकी पूरी शक्ति होती थी, समाज पे वो रूल करता था। आज समय आ गया, दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान, अपनी ज्ञान शक्ति से वो सब बड़े बड़े काम कर सकते हो आप, जो पहले जमींदार साहब नहीं कर पाते थे। और बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। लेकिन क्या हुआ है कि अब जैसे मान लो बच्चों में पेशेंस नहीं है, बड़ों में समझाने की मान लो योग्यता नहीं है, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो हमको लोहे को लोहा ही बने रहने देता है। लोहे में बहुत सारे चुंबक होते हैं और वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जब उसके चुंबक अलाइंड हो जाते हैं तो वो अपने से 12 गुना ज्यादा वजन की चीजें उठा लेता है। अब पिता और बच्चों का कन्फ्लिक्ट क्यों है? बच्चे समझते हैं कि हमारी जो है वो इंडिपेंडेंस पे रोक लग रही है। पिता सोचते हैं, माता वगैरह सोचते हैं कि यार ये हमारा सारा जीवन की संपत्ति है, ये हमको इतना प्यारा है कि अगर हमको इसकी खुशी के लिए 10 बार मरना पड़े तो हम सहर्ष मरेंगे। माँ कहती है मैंने कौन कौन से दुख नहीं उठाए इसको सुख देने के लिए। अब ये मान लो चला जाता है, 12 बजे नहीं आता है, तो मैं तो कुछ नहीं होगा, चिंता में बैठी रहेगी, खाना नहीं खाएगी और तंग रहेगी। तो हमको ये सोचना है कि इस कन्फ्लिक्ट में कौन इस डिस्टेंस को कम कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे अपने फादर से कह के जाएं कि पापा जी 12 बजे तक आएंगे, नहीं आएंगे तो ये फ़ोन नंबर है, आप इससे फ़ोन करके मालूम कर लेना। क्या ये संभव है कि जब मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठा हूं और कुर्सी पे ऐसे, हम लोग को बच्चों को पैर हिलाने की आदत है, ऐसे ऐसे करके कुर्सी पे बैठते हैं और मजा आ रहा है, और मान लो फादर मदर कहते हैं अरे ऐसे बेटे पैर मत हिला, ये कमबख्ती के लक्षण है। अब बच्चा कहता है यार ये बेकार की बात कर रहे हैं, मेरे को तो मजा आ रहा है, पैर हिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कमबख्ती के लक्षण है। तो अगर पिता ये बता दें, तो उसको वैज्ञानिक ढंग से ये बात उनको पता हो कि बेटा ये देखो, जो नी में होता है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, और इसमें ये ऐसे ऐसे टांग आपकी मूव कर रही है। अगर बाय द वे कोई इधर से चलते फिरते बच्चा दौड़ता आया और आपकी टांग में टांग मार के गया, तो आपका ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है ये फ्रैक्चर हो जाएगा। और अगर मान लो हाथ यहां से टूट जाता है तो बैंडेज लग के ये पूरा पूरा रिकवर हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर नी में फ्रैक्चर हो गया तो ये पूरा रिकवर नहीं करता, उसमें हमेशा एक कज रह जाती है और आप हमेशा लंगड़े करके चलोगे। तो जब आप लंगड़े करके चलोगे तो ये तो कमबख्ती का लक्षण है, आप तो अनफॉर्चुनेट हो गए, कमबख्त हो गए। यही बात फादर मना करना चाहते हैं लेकिन वो कारण नहीं बता पाते, तो इसलिए आप समझते हैं बेकार की बात कर रहे हैं यार, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, यही तो बोलते रहते हैं। तो व्हाट आई विल से, हमको ये सोचना है कि जो हमारे ये परम हितैषी हैं, जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं हमारे सुख के लिए, क्या हम इनकी बात को बकवास समझ के, बेकार की बात समझ के त्याग दें? एक बात। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स को भी, चूंकि वो उनके परम धन हैं, उस बात को धीरे धीरे समझाना है। बच्चा 10 बार नहीं सुने कोई बात नहीं, 20 बार नहीं सुने कोई बात नहीं है, उसमें अथॉरिटी की कड़क नहीं होनी चाहिए, उसमें आप प्यार की महक, परसुएशन का रंग डाल दीजिए। कहिए नहीं बेटा आ जा यार, लाइक दैट। तो प्रोबेबली हम वो सुख की, हम जीवन में आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा ना, दिव्यात्माएं वगैरह, वो हर एक आत्मा की, मैं यही कहूंगा, अनंत शक्ति है। जब वो शरीर में होती है, इस शरीर में होती है, तो इस शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। वो आत्मा अगर पैर का कोई सेल खराब हो तो उसकी रिपेयर करती है, सब कुछ करती है, सब मैनेज करती है। ये सब लंबे चौड़े विषय में आपको केवल इसकी इंकलिंग दे रहा हूं, झलक दे रहा हूं। झलक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मान लो हम किसी जंगल में रहने के, भाई प्लेन भी होते हैं। अब जब किसी ने बता दिया कि यार ऐसे प्लेन होते हैं
और उसको चाहोगी तो अपने आप वो ढूंढेगा फिर प्लेन कहाँ से मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हो प्राप्त हो सकते हैं। उस समय उसका जो व्यक्ति उसको बता रहा है प्लेन के बारे में, उसका ये उद्देश्य नहीं कि पूरी उसको प्लेन की टेक्नोलॉजी बता दे और बता दे, ही इज जस्ट गिविंग इंकलिंग उसको। उसी तरह से मैं इसमें इंकलिंग ये दे रहा हूं कि जो आपकी आत्मा है, अगर ये राइट डायरेक्शन पे जाए तो ये कुछ भी कर सकती है, बहुत कुछ संभव है, जो पॉसिबल हो सकता है वो कर सकती है। और केवल आवश्यकता इस बात की है कि जो हम दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो कहीं जहां के भी कन्फ्लिक्ट है जो सॉल्व हो सकता है, हम पॉजिटिव माइंड से ये समझते हैं कि ये मेरे हितैषी हैं, और सदा सत्य बोलने की जरूरत नहीं है, सदा उन चीजों पे चलने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे विचारपूर्वक निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है। एक और बात मैं कहूंगा, उसको कह के मैं फिर बात अपनी समाप्त करूंगा। एक कन्फ्लिक्ट था, ऐसी उससे मुझे जानकारी मिली। जब मेरी जिंदगी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आए और मैं सब जगह लात और अपमानित सहता रहा, तो धीरे धीरे मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना पड़ा। एस्ट्रोलॉजी समझी, क्योंकि अभी करीब हिंदुस्तान में 2-2.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, सब अपना खाना पका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर 2-4-5 हैं वो बताते नहीं हैं ठीक से, क्योंकि तो उसमें कोई एक कन्फ्लिक्ट मेरे सामने आया। मैंने उनकी जब पत्री देखी तो ऐसे कोई डॉक्टर था, उसको होम्योपैथिक दवाई वगैरह भी दी गई मेरे द्वारा से, तो वो ठीक हुआ, क्योंकि होम्योपैथी में भी थोड़ा अध्यात्म के चक्कर में इंटरेस्ट हो गया। और जब ये चीज़ें आप देख लेते हो तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मेरी पहले बहुत इच्छा थी कि जब मैं इससे रिटायर हो रहा हूँ तो कोई और बड़ी पोस्ट मिली। सेटलमेंट कमीशन का मेंबर मुझे रिटायरमेंट के बाद बनाया गया, थोड़ी इससे बड़ी पोस्ट थी, मगर मन नहीं हुआ। उसकी पेनल्टी ये थी कि मैंने पहले चूंकि हाँ कर दी थी, और मना करता तो वो मुझे ब्लैक लिस्ट करते। तो मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया, मैं नहीं ज्वाइन किया, मैंने कहा ब्लैक लिस्ट कर दो, मुझे जाना नहीं है। वो केवल इस अध्यात्म की शक्ति, ईश्वर की कृपा से संभव हुआ, नहीं तो मैं तो भाई लालची आदमी हूँ। कोई अगर बढ़िया खाने पे बुलाए तो दौड़ के जाता था, कोई बढ़िया पिक्चर देखने मिले तो दौड़ के जाता था। एनीवे, ये फादर और सन का जो कन्फ्लिक्ट था, उसमें पत्री देखने के बाद मुझे पता चला। मैंने कहा भैया ये बच्चा जो बड़ा होगा तो आपका मर्डर कर देगा। उसने कहा साहब ये तो 12-13 साल का है, अभी भी मर्डर करने को तैयार है। देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा एज एस्ट्रोलॉजर वन इज नॉट सपोज टू टेल कि क्या प्रॉब्लम है, ये ड्यूटी है कि हाउ टू सॉल्व इट। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब ये इसका शौक है मान लीजिए क्रिकेट खेलने का, आप इसको टोकेंगे नहीं, आप उसको बोलेंगे कहाँ खेलने जा रहा, मोहल्ले में खेलना है, नहीं बढ़िया पार्क में जाके खेलो। स्टंप्स और बैट वगैरह है, वो रिटॉर्ट करके कहेगा अरे आप पैसे कहाँ देते हो, हमें तो यहाँ लकड़ी के डंडों से काम चलाना पड़ता है। आप उसको बोलिए बेटा कितने पैसे चाहिए, ये पैसे लेके जा, अपने दोस्तों को बुलाओ, गाड़ी लेके जाओ, सब बड़े पार्क में खेलेंगे। तो शुरू में उस बच्चे को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिता क्या इतना परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये क्रम चालू रहा। काफ़ी समय बाद, अभी 4-5 साल बाद उन्होंने उनका संपर्क हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटे से उनकी पक्की दोस्ती है, दे आर बेस्ट फ्रेंड, और बच्चा कहीं लॉ में अच्छे नंबर से पास हो रहा है, और भी कुछ मतलब प्रोसेस इस तरह से हुई। एक और बच्ची थी, बहुत डिस्टर्ब थी माइंड में, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर बीएससी में एडमिशन चाहिए था, नहीं मिला था, सुसाइडल थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी होती है कि जब बच्चों के खराब दिन गुजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली उनका पीरियड खराब होता है, तो माता पिता का भी वजन उनको उठाना पड़ता है, उनकी नेगेटिव चीज़ें भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिनसे उनको बुरे वक्त में सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब वो सहारे भी टूट जाते हैं। तो ये बच्ची बहुत डिप्रेस थी, आई इनफैक्ट उसके कहीं एडमिशन के लिए मैं कोशिश कर रहा था, वहाँ नहीं हुआ क्योंकि उसकी गलती थी। अच्छा, तो कहने लगी मैं तो अब मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आता, मैं क्या करूँगी, जीवन में बेकार हूँ। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा आपके शरीर के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं वो वही हैं जो मेरे शरीर के हैं या किसी और टॉपर के हैं। आपको जो 24 घंटे मिले हैं वो वही हैं जो किसी बढ़िया सक्सेसफुल आदमी को मिले हैं।
प्रॉब्लम यह है कि आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करती। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप जब आपका पिक्चर देखने का मन हो, जब दोस्तों से गप करने का मन हो, जो कुछ करने का मन हो करो, भरो। अगर आपको ब्लैक में पिक्चर लेनी है, 50 रुपए का टिकट और 500 रुपए में मिल रहा है और आपको 15 दिन नहीं वेट कर सकते, आपका मन अटका रहेगा, तो 450 रुपए 500 रुपए वेस्ट करके जाके पिक्चर देख के आओ, मन शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वंस यू हैव एंजॉयड लाइफ, कम टू योर ड्यूटीज। कमरा बंद करो और 24 घंटे पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो, एग्जॉस्ट करो अपने आप को। अपनी इच्छाओं को जब आप काम कर रहे हो तो उस समय डिस्टर्ब मत होने दो। जो शांत हो सकती है बिना उसके शांत करो, और जो नहीं हो सकती उनको पूरा करो। उसने बात मानी। ये 2000 वगैरह की बात थी। 2007 में किसी फंक्शन में हम लोगों ने उनके परिवार को बुलाया था, तो वो बच्ची आ नहीं पाई। उसके माता पिता ने मुझे बताया कि वो मणिपाल में गई, बीएससी नहीं, जब एडमिशन मिला तो मणिपाल में एडमिशन लिया उसने, कमरा बंद करके पढ़ती थी और वहाँ उसने टॉप किया और उसके आने का बहुत मन था, लेकिन अब आजकल यूएसए में है और एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, 200-250 एम्प्लॉय उसके अंडर में हैं और बड़ा बंगलो ये सब वो सब, वहाँ तो एक ऑर्डिनरी चीज़ें वो हैं। तो मैंने उसको सल्यूट किया। मैंने कहा भैया मैं तो गोबर ही रह गया और तुम गुड़ हो गई, चीनी हो गई बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये शिक्षाएं, ये चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो ये इसमें पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन है। अल्टीमेटली ये जब दो महान फोर्सेस आपस में फ्लो करें, एक साथ फ्लो करें, एक दूसरे का साथ दें, अगर एक हाथ सामान उठा रहा है तो दूसरा हाथ उसमें हाथ लगा दे, तो देखिए आप जहां रेगिस्तान है वहां आप बाग खिला सकते हैं। सुख और आनंद तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है। यू विल ऑलवेज बी लिविंग in happiness, flying in happiness and enjoying life while getting success in your life. Thank you very much. You have taken a lot of your, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत सी मैंने बोर्ड चीजें भी कही होंगी, मैं उसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। सर, आपको क्षमा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बहुत ही अनुग्रहित हुए हैं, सभी लोग आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने इतने बहुमूल्य वचनों से अपने अनुभव जो शेयर करे। आई होप इनमें से काफ़ी लोग उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और Alright, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।